हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को ईवीएस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 में, इवन सेमेस्टर 4 में भी यही चलता है। तो डीयू एसओएल और एनसी वेब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं सब्जेक्ट से वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर आपको हमारे नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप @एकलव्य स्नातक 1 जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी लिंक यहाँ पे डाल दी जाती है ताकि आपको एक रिमाइंडर मिल जाए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपको कुछ पूछना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप मैसेज करें और जो भी आपका सवाल हो आप यहाँ पे आकर पूछें। तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहले तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस अक्सर आते हैं आपके ईवीएस के पेपर में। तो हम देख लेते हैं क्या है। द नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डैश। तो इसको कहा जाता है स्पीशीज रिचनेस, यानी कि द नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीशीज रिचनेस, कितनी स्पीशीज हैं वहां पे, ठीक है। फिर है सेकंड, द एग्जाम्पल ऑफ कैरिज्मेटिक स्पीशीज यूज फॉर द कंजर्वेशन पर्पज इज। तो कैरिज्मेटिक स्पीशीज का एग्जाम्पल है जो कि कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, कंजर्वेशन पर्पस के लिए। उसमें जायंट पांडा भी आ सकता है, टाइगर भी आ सकता है और अफ्रीकन एलिफेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद है द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल डैश कहलाता है। तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट से बाहर अगर आप उसका कंजर्वेशन कर रहे हो तो उसको एक्स सीतु कंजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है डैश, यानी कि स्पेसिफिकली दोज विद लो रिप्रोडक्टिव रेट्स लाइक ह्यूमन आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग हाईली कन्वेक्स टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। तो ये क्या है, सर्वाइवरशिप का जो एक कर्व होता है ना, उसका जो एक हाईली कन्वेक्स टाइप है, ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो कि बहुत, जिनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो भी कम है। तो वो है बर्ड्स और आपके मैमल्स, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है। यूएनसीसीडी, ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। आईयूसीएन, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यूएनएफसीसीसी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सीओपी, इसको हम कॉप भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। डब्ल्यूपीए, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कुछ बार बार रिपीट होने वाले टर्म्स हैं जो अक्सर इनका एक्सपेंशन करने के लिए आपको कहा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन है। डैश कन्वेंशन एड्रेसेस द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से एक कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, या साइट्स कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये हुई थी जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहा है ऐसी स्पीशीज का जो एंडेंजर्ड हैं, जो भी खतरे में है। सेकेंड है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज हेल्ड ऑन मई 2020, ठीक है, मई 22। ये मई 22 को क्या होता है, एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। फिर है डैश इन सीतु कंजर्वेशन इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। देखो पहले वाले पेपर में क्या रखा था, एक्स सीटू वाला, इस वाले में क्वेश्चन आ रखा है इन सीतु वाला, यानी कि जहां पे वो रहते हैं वहीं पे उनको कंजर्वेशन, वहीं पे उनकी प्रोटेक्शन अगर की जा रही है तो वो इन सीतु कंजर्वेशन में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डैश इज अ मेजर ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। द कार्बन फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका टोटल कितना ग्रीन हाउस गैस वो निकालता है, उसको मेजर किया जाता है कार्बन फुटप्रिंट से उसके। फिर है द इको क्लब प्रोग्राम, ठीक है, इको क्लब प्रोग्राम पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। तो भाई इको क्लब प्रोग्राम क्या है, पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन कॉर्प्स एम्स टू इन्वॉल्व डैश इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। तो स्कूल स्टूडेंट्स को ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है,
एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, रीसेटलमेंट एंड रीहैब आर क्रूशियल कंसिडरेशन इन अवॉइडिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज़। बहुत सही बात है, रीसेटलमेंट होना बहुत ज़रूरी है, रिहेबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ज़्यादा एडवर्स गलत इम्पैक्ट ना पड़े कम्युनिटीज़ के ऊपर। ट्रू है भाई। सेकेंड है आपका क्वेश्चन, द बिश्नोईज ऑफ राजस्थान। आपको पता है बिश्नोई कम्युनिटी है, बहुत बड़ा योगदान रहा है भाई इनका। सो द बिश्नोईज ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग हंटिंग ट्रेडिशन एंड डिसरिगार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। भाई गलत लाइन लिखी है, जितना बिश्नोई लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए काम किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो चाहे जंगलों को बचाना हो। सो बिश्नोईज आर एक्चुअली फेमस फॉर देयर डीप रेवरेंस, कितना ज़्यादा वो खुद से प्यार करते हैं इस नेचर से, उनकी हिस्ट्री रही है, उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी इस पेड़ पौधों को, एनवायरमेंट को और जानवरों को बचाने के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, द IUCN रेड लिस्ट कैटेगराइज स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक वैल्यू। नो, इकोनॉमिक वैल्यू की थोड़ी ना बात है। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें कैटेगरी की जाती है कि कौन सी स्पीशीज कैसे, कितना उस पर रिस्क है एक्सटिंक्शन का, कि वो लुप्त होने वाली है या कम हो गया है, उसकी संख्या कम हो रही है, कैसे उसको कंजर्व करना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जाती उस लिस्ट के अकॉर्डिंग। फोर्थ है, द साइलेंट वैली मूवमेंट एम्ड टू कंजर्व अ यूनिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। सही बात है, ये एक सोशल मूवमेंट था जिसका एम क्या था कि भाई प्रोटेक्ट करना है द साइलेंट वैली, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है केरला के अंदर, कि वहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उससे बचाना है उसको। फिफ्थ है, द वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम एड्रेसेस द डिक्लाइन ऑफ वल्चर पॉपुलेशन ड्यू टू बायोलॉजिकल इन्वेजन। नो, ये जो डिक्लाइन है ये क्यों था, ये प्राइमरली इसका जो मेन कॉज है वो है डिक्लोफिनेक, अ वेटनरी ड्रग फाउंड इन कैटल कार्केसेस दैट इज टॉक्सिक टू वल्चर्स नॉट बाय बायोलॉजिकल इन्वेजन। तो ये ड्रग की वजह से ये डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डिफरेंशिएट करके बताओ। ठीक है, तो नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी पार्क में अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस क्या है, तो प्राइमरी गोल समझो, नेशनल पार्क का प्राइमरी गोल होता है प्रिजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम एंड वाइल्ड नेचर। जो जितना भी पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा फोना है, जितना लैंडस्केप है, पूरे को प्रिजर्व किया जाएगा। पर जो बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा वो क्या करेगा, रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड इनटू सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम टू होस्ट नेटिव बायोडाइवर्सिटी, कि जो बिल्कुल खराब होने वाली जमीन है, ठीक है, उसका रीस्टोरेशन का काम करना है। ठीक है, जिससे कि वो एक खुद से ही अपना रिस्टोरेशन धीरे धीरे आगे चल के एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन पाए। ठीक है, जहां पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो, हॉटस्पॉट बने। लीगल स्टेटस की बात करें तो जो नेशनल पार्क होते हैं ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और जो बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं ये लोकल बॉडीज संभालती हैं, जैसे दिल्ली में DDA हो गया या कोई NGO संभाल सकता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहाइबिटेड होती है। तो भाई देखो, ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो बिल्कुल प्रोहाइबिटेड होती है, ना तो कोई ग्रेजिंग हो सकती है, ना कोई वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, ना कोई जंगलों में आप कुछ कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी जो पार्क होते हैं ना, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इनकरेज किया जाता है। जो बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं ये अर्बन लंग्स होते हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं, मतलब ये बहुत अच्छी जगह है, एजुकेशनल स्पेसिस हैं, लोग आके समझ सकते हैं क्या क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। बाउंड्रीज की बात करें तो नेशनल पार्क जो होते हैं उनकी बाउंड्री फिक्स होती है, एक कानून बनाया हुआ होता है। जो बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं एंड ऑफन इंटीग्रेटेड इनटू अर्बन और सेमी अर्बन लैंडस्केप्स। फॉर एग्जांपल, नेशनल पार्क का एग्जांपल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क का एग्जांपल की बात करूं तो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। तो ये डिफरेंशिएशन अगर आता है नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी पार्क में तो आप बता सकते हो। एक और डिफरेंशिएशन आ सकता है वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 का। तो पूरा अगर टाइटल बताऊं तो वाटर वाले में क्या है, इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, और जो एयर वाला है इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये एयर से रिलेटेड है, ये वाटर से रिलेटेड है। दोनों के मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो जो वाटर एक्ट है इसको क्यों बनाया गया था, टू मेंटेन और रीस्टोर द होलसमनेस ऑफ वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज होती है हमारी, जहां से हमें पानी मिलता है, उसको मेंटेन रखना। एयर एक्ट क्यों बनाया गया था,
ताकि जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। स्कोप की बात करें तो वाटर एक्ट क्या है, ये स्ट्रीम्स, वेल्स, सीवर, लैंड बेस्ड जितनी भी वाटर बॉडीज हैं सबको कवर करता है। एयर एक्ट जो है ये एटमॉस्फेयर को कवर करता है, और इसमें नॉइज को भी अब ऐड कर दिया गया है वाया 1987 अमेंडमेंट, नॉइज को भी अब ऐड किया गया है इसके अंदर, याद रखना। बोर्ड फॉर्मेशन की बात करें तो भाई वाटर एक्ट के लिए बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और एयर एक्ट का क्या है, जो एग्जिस्टिंग बोर्ड होते थे, ठीक है, क्रिएटेड बाय द वाटर एक्ट, ये एयर क्वालिटी को भी यही मैनेज कर रहे थे। कंसेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो वाटर एक्ट है फोकसेस ऑन कंसेंट टू एस्टेब्लिश और ऑपरेट रिगार्डिंग एफ्लुएंट डिस्चार्ज, यानी कि इसमें इसका जो भी ऑपरेट करना है या कुछ भी करना है तो इसमें कंसेंट पे फोकस किया जाता है। लेकिन जो एयर एक्ट होता है इसमें क्या है, फोकसेस ऑन कंसेंट रिगार्डिंग एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या है, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ से ये गंदा धुआं वगैरह निकलता है, ये उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। फिर आपका हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो डेफिनेशन समझो दोनों की क्या है। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या होता है, द आउटराइट डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम। मान लो कोई भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है उसको पूरा ही रिमूव कर दिया गया है, यानी कि जो मेकिंग इट अनेबल टू सपोर्ट द स्पीशीज, जो वहाँ पे प्रजातियां रह रही हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ अ लार्ज कंटिन्यूस हैबिटेट, एक इतना बड़ा हैबिटेट है वो टुकड़ों टुकड़ों में जिसका लॉस हो रहा है, ठीक है, छोटे 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 पैचेस में, आइलैंड्स में। फिर है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करें तो हैबिटेट लॉस से क्या होगा, अ रिडक्शन इन द टोटल एरिया ऑफ अ हैबिटेट, यानी कि जहाँ पे लोग वो जो जातियाँ हैं इतनी सारी रहती हैं उनका एरिया कम हो जाएगा। और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, अ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन और स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द हैबिटेट, ठीक है। फिर अगर मेन ड्राइवर की बात करें तो हैबिटेट लॉस में क्या है, इसमें क्या होगा, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग और अर्बन स्प्रॉल। यानी कि इसमें क्या होता है, जो आप माइनिंग कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, या आप जंगल काट रहे हो, वो सब इसमें हैबिटेट लॉस के मेन ड्राइवर्स हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की बात करूं तो ये क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे मान लो रोड बन रहे हैं, पाइपलाइन डाली जा रही है, फेंसिंग की जा रही है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जंगलों को, ग्रासलैंड्स को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में ख़राब करता है। फिर है की इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या पड़ता है भाई, हैबिटेट लॉस होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज एंड इमीडिएट लॉस ऑफ रिसोर्सेज, फूड, वाटर, शेल्टर, उनका सब चला जाएगा यार स्पीशीज का। और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का इम्पैक्ट क्या होगा कि एक एज इफेक्ट आएगा, यानी कि वेयर द पैरामीटर ऑफ द हैबिटेट इंक्रीजेस एक्सपोजिंग इंटीरियर स्पीशीज टू प्रेडेटर एंड विंड। तो होगा क्या कि धीरे धीरे जब इनका फ्रेगमेंटेशन में ये सब चीज़ें होंगी ना, तो जो प्रेडेटर्स होते हैं वो, ठीक है, उनके सामने ये एक्सपोज हो जाएंगे, अंदर की जो स्पीशीज़ हैं, धीरे धीरे फिर उनका नुकसान होगा आगे चल के। जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस की बात करूं तो हैबिटेट लॉस में क्या होता है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द जीन पूल ड्यू टू फ्यूवर सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स। इसमें जब लॉस हो जाएगा पूरे हैबिटेट का ही, तो उसमें क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा जीन पूल में। और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन अलग ही आइसोलेटेड हो जाएगी, इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग एंड रिड्यूस्ड जीन फ्लो बिटवीन पैचेस। तो इसमें क्या होगा कि इनब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो जो मतलब एक जीन फ्लो होता है वो भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन अचीविंग कार्बन नेट जीरो इन इंडिया। तो 5 मार्क्स में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो अगर आपको अचीव करना है कार्बन नेट जीरो का जो टारगेट है, तो उसमें इंडिविजुअल का क्या रोल है, तो 2070 तक का हमारा ये टारगेट है। इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता है, सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं चाहता, हमें चाहिए कि हमारे सिटीजन्स भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। सो गवर्नमेंट तो कर रही है अपना काम, सोलर प्लांट्स बना रही है, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स लगा रही है। सो जो नेट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेट जीरो इज़ ओनली पॉसिबल जब हमारे 1.4 बिलियन इंडिविजुअल्स अपने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करेंगे, एमिशंस को कम करेंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। सबसे पहला है अडॉप्शन ऑफ द लाइफ मिशन, यानी कि जो इंडिया की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मिशन चलाया लाइफ नाम से, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, स्पेशली इसीलिए कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है इसको एक मास मूवमेंट बनाना है। सो एज एन इंडिविजुअल जो प्राइमरी रोल है क्या है, इज टू मूव अवे फ्रॉम माइंडलेस कंजप्शन। ये नहीं आप पागलों की तरह करे जा रहे हो, आपको माइंडफुली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। सो दिस इन्वॉल्व सिंपली डेली हैबिट्स लाइक टर्निंग ऑफ लाइट्स। आप अपना डेली का
क्या कर सकते हो, लाइट बंद कर दो जब यूज में नहीं है, आप पॉलीथीन की जगह आप अपना बैग यूज करो, वाटर वेस्टेज कम से कम करो। ट्रांजिशन टू क्लीन मोबिलिटी, सो ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा सोर्स होता है, गाड़ियों से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो बहुत ज़्यादा है। सो आप ईवी गाड़ियाँ चला लो, इलेक्ट्रिक, उसमें क्या होगा भाई, सीधा सीधा आपके एमिशन ज़ीरो हो जाएंगे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, मेट्रो का यूज़ कर लो, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं उसका यूज़ कर लो, और एक्टिव ट्रैवल यानी कि आप वॉकिंग कर लो, साइकिल चला लो छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कार्बन में भी आप थोड़ा सा कम करने में योगदान दोगे। एनर्जी एफिशिएंसी एट होम, तो इंडिया में क्या है भाई, कूलिंग नीड्स बढ़ती जा रही है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो पंखा एसी चाहिए होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज़ होती है, और होगा क्या, मोस्टली प्रोड्यूस फ्रॉम कोल। तो आप 5 स्टार रेटेड अप्लाइंसेस ही खरीदो, एसी खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, ऐसा खरीदो जिसकी रेटिंग 5 स्टार हो, ठीक है। जो हमारी ब्यूरो है एनर्जी एफिशिएंसी की रेटिंग होती है, आप देखना फ्रिज पे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पे ना वो लिखा होता है कितने स्टार का है। और एलईडी ट्रांजिशन, तो आप पुराने जितने भी हमारे बल्ब होते थे उनको आप एलईडी से बदल दो, जिससे एनर्जी आपकी कम खर्च होगी। स्मार्ट यूसेज, सेटिंग एसी टेम्परेचर एट ए स्टैंडर्ड ऑफ 24 टू 26 डिग्री पे ही आप अपना एसी रखो ताकि पावर सेव हो सके। वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी, सो मीथेन जो निकलती है लैंडफिल से, ये भी एक मतलब एक पोटेंट है ग्रीन हाउस गैस, ये बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। सो होता क्या है कि आप क्या करो, जो हमारा वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, उसको आप अलग अलग रखो, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग कर दो, जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको अलग कर दो, उसी टाइम वेट वेस्ट अलग हो, ड्राई वाला जो वेस्ट है वो अलग हो। फिर 3R का एक प्रिंसिपल है, यानी कि आप रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो। फॉर एग्जाम्पल, कंपोस्टिंग किचन वेस्ट एट होम रिड्यूसेस द लोड ऑन सिटी लैंडफिल्स, आप इसको वहीं कंपोस्ट कर दो अपने घर पे ही, तो लैंडफिल में नहीं जाएगा वो इतना सारा कचरा आपका। और सिंगल यूज प्लास्टिक का तो यूज ना ही करो, यानी कि स्ट्रॉ, कटलरी, थिन बैग्स, ये सब मत यूज करो, ये बेकार की चीजें। सस्टेनेबल फूड एंड वाटर चॉइसेस, तो हम जो भी खाते हैं एंड हाउ वी यूज वाटर अफेक्ट द कार्बन साइकिल। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, ईटिंग लोकल एंड सीजनल, क्योंकि दूर से अगर फूड आएगा तो भाई उसको फूड माइल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि उतनी दूर से वो गाड़ी कार्बन जलाती हुई आएगी, कार्बन निकालती हुई। आप लोकल फार्मर से खरीदो तो जो ट्रांसपोर्ट का एमिशन है वो कम होगा। रिड्यूसिंग मीट कंजप्शन, जो प्लांट बेस्ड डाइट्स है जनरली हैव अ मच लोअर कार्बन फुटप्रिंट देन मीट हैवी डाइट्स, तो आप हो सके तो थोड़ा वेजिटेरियन की तरफ जाओ। वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, और सिंपल एरेटर्स इन टैप्स हेल्प्स रिड्यूस द एनर्जी यूज इन पंपिंग एंड ट्रीटिंग वाटर, पानी बचाओ, इससे भी भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव होगी। What are the altitudinal and latitudinal gradients of biodiversity? तो इसको समझते हैं क्या है। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो एक ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सिंपली अ चेंज इन समथिंग ओवर अ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो कुछ बदलाव आ रहा है। सो जब आप बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हो, यानी कि ये ग्रेडियंट हमें क्या दिखा रहे हैं, द नंबर ऑफ स्पीशीज चेंजेस एज वी ट्रेवल अक्रॉस द अर्थ। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो कितने स्पीशीज आपको दिख रहे हैं, कितने स्पीशीज आपको मिल रहे हैं, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। सो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, यानी कि जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हो, इक्वेटर से पोल्स की तरफ चल रहे हो, ठीक है, ऐसे जा रहे हो तो इसमें क्या होगा, ये बहुत फेमस पैटर्न है इकोलॉजी का। ये दिखाता है कि स्पीशीज की रिचनेस कैसे बदलती है जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो इक्वेटर से, या साउथ पोल की तरफ जा रहे हो। सो जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वेटर की तरफ बहुत ज़्यादा होती है, जो बीच वाला एरिया है, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो ना तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। एग्जाम्पल, अ 2 हेक्टेयर फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल अमेजोन नियर द इक्वेटर माइट हैव 200 प्लस स्पीशीज, आपको 200 प्लस अलग अलग पेड़ दिख जाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसी फॉरेस्ट को आप अगर कनाडा में जाके देखोगे जो पोल के पास है तो सिर्फ 10-15 ही आपको प्रजाति के पेड़ दिखेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस पैटर्न को समझने का। आगे है, ये ऐसा होता क्या है, देखो भाई क्यों होता है, सनलाइट का मैटर है सारा। जो ट्रॉपिकल एरिया होता है ना वहाँ पे ज़्यादा सोलर एनर्जी आती है, यानी कि ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, ज़्यादा एनिमल्स वहाँ पे रह पाते हैं, क्लाइमेट स्टेबल रहता है। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा हार्श विंटर नहीं होता, एक स्टेबिलिटी रहती है जहाँ पे स्पीशीज इवॉल्व हो पाती हैं, ठीक है, और कोई ऐसा जमा देने वाला टेम्परेचर नहीं होता वहाँ का।
और ओल्डर इकोसिस्टम, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं ना, वो कई 100 सालों तक, कई हजार सालों तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। पर जो पोलर एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे कभी तो बर्फ जम जाती है, पास्ट में आपने देखा होगा, अभी भी वहाँ पे कई जगहों पर बर्फ वगैरह जमी रहती है। अब एल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट को देखें, ट्रैवलिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ अ माउंटेन। ये क्या दिखा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे बदलती है जब आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हो। मान लो ये सी लेवल है, यहां से आप ऊपर जा रहे हो पहाड़ की तरफ, तो क्या डिफरेंस आएगा। देखो, बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट एट लोअर एल्टीट्यूड। जितना आप लोअर ऊंचाई पर हो ना, उतनी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी बेस एरिया पे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। समटाइम्स होता क्या है, देर इज अ मिड एल्टीट्यूडिनल बल्ज, यानी कि वेयर द मोस्ट स्पीशीज आर फाउंड हाफ वे अप ऑन द माउंटेन। यानी कि कभी कभी बीच वाले रास्ते पे जब आप पूरा नहीं पहुंचे हो, आधे तक पहुंचे हो, तो वहां भी आपको बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिल सकती हैं, और ये आप इसमें लिख सकते हो। ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे ही आप ऊपर जाओगे ना, सर्दी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर गिरता जाएगा। हर 1000 मीटर जब आप ऊपर चढ़ोगे तो टेम्परेचर आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। और ऐसे में क्या है, स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाती है जब ठंडा हो जाता है पूरा मौसम। हार्श ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, जब आप ऊपर ऊपर जाओगे तो एयर थिन होती जाएगी, ऑक्सीजन गिरता जाएगा, तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। लेस लैंड एरिया, माउंटेन्स जो होते हैं ना, वो यूजुअली कोन शेप्ड होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा कोई रह भी नहीं सकता। सो बॉटम में तो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पीक पे बहुत कम स्पेस होता है। डिस्कस द IUCN रेड लिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है, वो यहां से आपसे पूछी जा रही है, आपको डिस्कस करके बतानी है कि क्या क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। जो IUCN की रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीशीज की, 1964 में जो उसको बताया गया था बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है ग्लोबल कंजर्वेशन का स्टेटस जानने की, कौन सी प्रजाति लुप्त होने वाली है या कौन सी प्रजाति जो है वो लुप्त होने वाली नहीं है अभी। सो अगर आप इसको समझो थोड़ा सा, ये क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया का यूज किया जाता है इसमें। तो भाई ये क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया होता है इवैल्यूएशन का, कि किस स्पीशीज पे कितना ज़्यादा एक्सटेंशन का रिस्क है। हजारों स्पीशीज होती हैं हमारी, सब स्पीशीज होती हैं, और पूरे दुनिया में जहाँ भी है सबके लिए ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। सो 9 कैटेगरी हैं क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले आता है एक्सटिंक्ट कैटेगरीज। एक्सटिंक्ट को EX से भी आप बता सकते हो। सो देर इज़ नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड आफ्टर एग्जॉस्टिव सर्वेज इन नॉन हैबिटेट्स। सो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है, एक तो एक्सटिंक्ट हो गई जो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, मतलब बिल्कुल जो बहुत पहले मतलब कभी हुआ करते थे। फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, द स्पीशीज सर्वाइव ओनली इन कैपिटिविटी, कल्टीवेशन और एज अ नेचुरलाइज पॉपुलेशन वेल आउटसाइड इट्स पास्ट रेंज, जैसे हवाईयन क्रो हो गया। सो ये भी एक तरीके से एक्सटिंक्ट है, ठीक है, वाइल्ड की अगर हम बात करें। थ्रेटेंड कैटेगरीज, ये वो कैटेगरीज हैं, इस ग्रुप में कौन है, एक तो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो कि जिसके ऊपर बहुत हाई रिस्क है एक्सटेंशन का वाइल्ड में। क्राइटेरिया की बात करें तो पॉपुलेशन डिक्लाइन लगभग 90% से कम है ओवर द 10 ईयर्स, और 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स, इतना तो लगभग इसका हो ही रहा है, ठीक है, इस पर खतरा है। फिर है एंडेंजर्ड, यानी कि इस पर भी बहुत हाई रिस्क है एक्सटेंशन का, तो इसमें पॉपुलेशन जो डिक्लाइन है वो 70% से हो रहा है, मतलब लगभग, और 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स। वल्नरेबल, इनके ऊपर भी हाई रिस्क है, इसमें 50% से कम लगभग डिक्लाइन हो रहा है, और 1000 से ज़्यादा मैच्योर इंडिविजुअल्स, ठीक है, लगभग 1000 के आसपास। फिर लोअर रिस्क कैटेगरीज हैं, यानी कि जो लगभग लगभग खतरे में हैं, जो क्वालिफाई होने ही वाली हैं, ठीक है, थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर फ्यूचर में। फिर है लीस्ट कंसर्न LC, यानी कि वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट स्पीशीज़, ये ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा खतरा नहीं है, ह्यूमन है या कबूतर वगैरह हो गए ये सब। अदर कैटेगरीज हैं जैसे डेटा डेफिशिएंट, जिसके बारे में हमारे पास एडिकेट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हम असेस कर पाएँ। NE में आते हैं नॉट इवेल्युएटेड, ऐसी स्पीशीज़ जिनको अभी स्टडी ही नहीं की गई है इस क्राइटेरिया से। तो 5 क्राइटेरिया के असेसमेंट्स हैं इसके अंदर, किसी को भी आप थ्रेटेंड के कैटेगरी में अगर रख रहे हो तो क्या किया जाता है, सबसे पहले पॉपुलेशन साइज रिडक्शन देखा जाता है, मेज़र किया जाता है कितनी जल्दी पॉपुलेशन उसकी कम हो रही है। जियोग्राफिक रेंज, यानी कि टोटल एरिया द स्पीशीज ऑक्यूपाई, कितने एरिया में वो हैं और कैसे 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 वो कम हो रही हैं। स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लाइन, तो फोकसिंग ऑन स्पीशीज विद वेरी फ्यू मैच्योर इंडिविजुअल्स, जो ऐसी स्पीशीज जो बहुत ही कम जिसके मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हैं।
वेरी स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन ये देखा जाता है, यानी कि जो बहुत छोटे छोटे स्पेसिफिक लोकेशंस में रह रही हैं, जैसे एक ही आइलैंड पे कोई प्रजाति पाई जाती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, उसके बाद स्टैट्स देखे जाते हैं, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है आगे आने वाले टाइम पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़्यादातर खतरे क्या हैं? सबसे पहला खतरा हैबिटेट लॉस का है और फ्रेगमेंटेशन का है। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं इसको। जैसे ये सबसे बड़ा खतरा है हमारा, ये कब होता है? जब जो नेचुरल एरियाज हैं, जंगल है, वेटलैंड है, ग्रासलैंड है, आप इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हो छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे आप जंगलों को काट रहे हो भाई अपनी खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, तो जो अगर इनका घर चला जाएगा तो जो वो प्रजातियां रहती थी वहाँ पे वो कहीं और चली जाएंगी या मर जाएंगी। फ्रेगमेंटेशन यानी कि आप एक रोड या रेलवे लाइन बना रहे हो किसी जंगल के बीच में, तो इससे क्या होगा, जो उसका पूरा हैबिटेट है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, छोटे छोटे आइलैंड बन जाएंगे, तो अपने मेट्स को नहीं ढूंढ पाएंगे एनिमल्स जब उनका वो बंटवारा हो जाएगा। इन्वेजिव स्पीशीज यानी कि एक्सोटिक स्पीशीज, तो जब कोई प्लांट या कोई एनिमल किसी दुनिया के दूसरे पार्ट से लाया जाता है किसी नए एरिया में, चाहे एक्सीडेंटली आ गया हो या पर्पसली लाया गया हो, तो वो इन्वेजिव बन सकता है, ये एक खतरा है। These new species often have no natural predators in the new area, so they grow rapidly and crowd out or eat the native species। तो इनमें क्या होगा, अगर कोई बाहर से प्रजाति आ गई तो बहुत हाई चांसेस ये भी होते हैं कि ये वहाँ के नेटिव जो प्रजाति हैं उनको खा जाए। फिर है एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर जो लेंटाना प्लांट है एंड वाटर हाइसाथिंथ है, हैव टेकन ओवर मैनी लोकल लेक्स एंड फॉरेस्ट। तो इन्होंने क्या करा है कि आसपास के जंगलों पे बहुत ज़्यादा इन्वेड किया है और नेटिव प्लांट्स को मार दिया है वहाँ पे। तो ऐसा भी होता है भाई। ओवर एक्सप्लॉइटेशन यानी कि ह्यूमंस जब ज़्यादा ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने लग रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हैं कि मतलब रिप्लेस तो वो कर नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा स्पीशीज कम हो रही हैं। जैसे फिशिंग ज़्यादा कर रहे हो भाई, मछलियाँ पकड़ रहे हो तो बहुत सारी मछलियाँ ले जा रहे हो, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। पोचिंग यानी कि इलीगल हंटिंग कर रहे हो आप जानवरों की, टाइगर को उसकी खाल के लिए मार रहे हो, एलिफेंट को उसके सूंड के लिए मार रहे हो, तो इससे भी एक्सटिंक्शन का खतरा होता है। ओवर हार्वेस्टिंग यानी कि आप ऐसे रेयर जो पेड़ उगते हैं आप उसको काट रहे हो, और क्यों काट रहे हो कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, टिम्बर को काट रहे हो या मेडिसिनल प्लांट्स को काट रहे हो, तो ये भी तो एक एक्सप्लॉइटेशन ही है। पॉल्यूशन है भाई, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वाटर पॉल्यूशन से क्या होगा, ऑयल फैल जाए, प्लास्टिक का वेस्ट चला जाए या केमिकल चला जाए तो मरीन लाइफ पूरी ख़त्म। एग्रोकेमिकल्स, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे तो इससे भी इंसेक्ट्स मर जाते हैं, जैसे बीज हो गई, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये भी पॉलिनाइजेशन के लिए, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए सॉरी। एयर पॉल्यूशन है, एसिड रेन हो जाए तो उससे भी जंगल पूरा नुकसान पहुंचता है जंगल को, ठीक है, पूरी लेक्स की केमिस्ट्री बदल जाती है, मछलियां मर जाती हैं। क्लाइमेट चेंज एक और बहुत बड़ा इशू है, जब दुनिया गर्म हो रही है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, सो हो रहा क्या है हमारी एक तो आइस पिघल रही है, पोलर बियर्स आर लूजिंग द सी आइस दे नीड टू हंट, ठीक है, जो पोलर बियर हैं वो हंटिंग करके खा रहे हैं, वो जब उनकी बर्फ़ पिघल जाएगी वो तो चल ही नहीं पाएंगे। वार्मिंग ओशियंस, हमारे ओशियंस जो है ना वो गर्म हो रहे हैं। कोराल्स आर वेरी सेंसिटिव टू हीट, सो इवन अ स्मॉल राइज इन टेम्परेचर कॉज कोराल ब्लीचिंग विच डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट फॉर थाउजेंड ऑफ फिशेज। जो कोराल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे समुद्र के अंदर है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। शिफ्टिंग सीजन्स, सो अब होता क्या है, कभी तो फ्लावर टाइम से पहले उग रहे हैं एंड बिफोर द बर्ड्स और बीज दैट पॉलिनेट देम हैव अराइव्ड, तो उनसे पहले ही ये सारा काम हो जा रहा है, ब्लूम पहले ही हो जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, वाइल नॉट ऑलवेज लिस्टेड एज अ डायरेक्ट थ्रेट, लेकिन एक रूट कॉज तो ये भी है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें अपना खाना उगाने के लिए लैंड चाहिए होगा, ज़्यादा पानी चाहिए होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी और वेस्ट ज़्यादा क्रिएट होगा, तो एट द एंड बायोडाइवर्सिटी पे ही जो है भाई उसका असर जाएगा। एक लगातार हमारे नेचर के ऊपर प्रेशर बनेगा और स्पीशीज़ के लिए खतरा हो जाएगा। एक्सप्लेन नेशनल सोलर मिशन एंड इट्स आउटकम्स इन ब्रीफ। तो नेशनल सोलर मिशन क्या था, एनएसएम कहा जाता है इसको, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी 2010 में इसको लॉन्च किया गया था और इट इज़ वन ऑफ द 8 की मिशंस अंडर इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें से एक आता है ये भी। सो इसका मेन गोल है कि जो मिशन है ना वो है कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना है सोलर एनर्जी का, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को फैलाना है इंडिया में। सो एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, कोयले के ऊपर, ऑयल के ऊपर, इसको कम करना है और हमें सनलाइट का ज़्यादा यूज़ करके एनर्जी जनरेट करनी है। कॉस्ट रिडक्शन होगा क्या, टू ड्राइव डाउन द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर
थ्रू रिसर्च डेवलपमेंट एंड लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट। इसका जितना हो सकता है कॉस्ट कम से कम लगे, ये हमें ध्यान देना है। ग्रिड पैरिटी, यानी कि हमें एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जहां सोलर पावर कोस्ट द सेम एज ट्रेडिशनल ग्रिड पावर। ठीक है, जो ट्रेडिशनली जो ग्रिड से एनर्जी बन रही है हमें उस तक पहुंचना है कि भाई हाँ हमारी सोलर पावर भी उतने की ही आए, ये हमारा गोल है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो सोलर सेल्स या पैनल्स बनाने हैं उसकी। टारगेट क्या है? सो इनिशियल टारगेट 2010 का ये था कि हमें 20 GW ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2022, ये हमने प्लान बनाया था। सो इसके टारगेट्स बदलते रहते हैं। फिर 2015 में इसको रिवाइज किया गया, बोला गया इंक्रीज 5 फोल्ड टू 100 GW हमें बनाने हैं, ऐसा इसमें कहा गया। लॉन्ग टर्म विजन क्या है? इंडिया एम कर रहा है 5000 GW का ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 तक हमें फॉसिल फ्यूल्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करना और सोलर एनर्जी ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो एनर्जी का। आउटकम या अचीवमेंट्स क्या हैं अभी तक के इसके, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने इंस्टॉल किया है सोलर कैपेसिटी, इंडियाज इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी हैज़ ग्रोन फ्रॉम अ मेयर 161 MW इन 2010 टू ओवर 132 GW बाय लेट। तो हम लगभग इतना हमने भाई 132 GW तक हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है दुनिया का, इससे ही आप अंदाज़ा लगा लो। रिकॉर्ड लो सोलर टैरिफ्स, तो 2010 में क्या होता था, सोलर पावर बहुत महंगी थी। आज क्या है? मिशंस कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, सोलर पावर इज वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। अब क्या है, 2-2.5 रुपये यूनिट में आपको मिल जाती है, पहले बहुत सस्ती होती, मतलब पहले बहुत महंगी थी। डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स, सो बनाए जा रहे हैं अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स बड़े बड़े, ठीक है, और सोलर क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। भाडला सोलर पार्क राजस्थान में है, पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटका में है। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो मिशन ये है कि हमें किसानों की मदद करनी है पीएम कुसुम स्कीम के साथ, जहां 10 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, इरिगेशन भी होता रहेगा और हमें बिजली के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और बिजली का पैसा बचेगा। रूफटॉप सोलर रेवोल्यूशन, तो पीएम सूर्य घर योजना है, मुफ्त बिजली योजना। गवर्नमेंट क्या कर रही है, टारगेट कर रही है 1 करोड़ घरों तक सोलर पैनल उनके छतों पर लगाने हैं 2025 तक। नियरली 24 लाख घर जो है ऑलरेडी यहाँ पे ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, जिससे उनका बिजली का बिल बिल्कुल कम हो गया है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम, हमें इंपोर्ट कम करना है। गवर्नमेंट ने क्या करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया खुद अपने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। 38 GW से 78 GW कुछ ही सालों में हो गया है, तो और भी उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड क्वेश्चन भी आपका देखने को मिल सकता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज हो रही हैं एटमॉस्फेयर में आपकी डेली एक्टिविटीज की वजह से। सो बेसिकली आप एनवायरनमेंट पे क्या निशान छोड़ रहे हो, या आपकी निशानी है। सो जब भी आप देखोगे, आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी जनरेट हो रही है कोयले से या पेट्रोल कार से, या आप प्लास्टिक की बोतल भी खरीद रहे हो, आपका एक कार्बन फुटप्रिंट आप बना रहे हो। तो इंडिया में जो एवरेज इंडिविजुअल फुटप्रिंट है इज लोअर देन इन वेस्टर्न कंट्रीज, हमारा उनसे तो कम ही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है तो वहाँ कार्बन फुटप्रिंट भी उतना ही ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो बिजली बचाने के लिए? LED यूज़ करो, ठीक है, मैंने आपको पीछे भी बताया था। जो वेम्पायर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टीवी चार्जर जो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं, इवन व्हेन टर्न्ड ऑफ बट प्लग्ड इन, तो उससे भी भाई नुकसान पहुंचता है। सो स्विच देम ऑफ एट द मेन सॉकेट, ये भी आप कर सकते हो। AC टेम्परेचर मैनेजमेंट, आप अपना AC को 24 डिग्री तक या उससे थोड़ा बढ़ाकर ही रखो, क्योंकि एवरी डिग्री इंक्रीज, जितना डिग्री आप आगे बढ़ाओगे तो आपकी बिजली 6% तक लगभग बचेगी उससे। सस्टेनेबल ट्रैवल हैबिट्स बनाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, मेट्रो बस हो गई या शेयर राइडिंग हो गई। एक्टिव ट्रैवल मैंने पीछे भी बताया था। शॉर्ट फ्लाइट्स मत लो भाई, एयर ट्रैवल बहुत बड़ा एक फुटप्रिंट है, ठीक है। आप अगर ट्रेन से भी जा रहे हो, ठीक है, इफ़ अ जर्नी कैन बी डन बाय ट्रेन चूज़ द ट्रेन। अगर हो सकता है कि आपको थोड़ा पास में जाना है तो आप ट्रेन को ही चूज़ करो, एयरप्लेन वगैरह पे मत जाओ। माइंडफुल ईटिंग, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है, फूड माइल्स वाला, वो आप इसमें लिख सकते हो। फूड वेस्टेज कम करो, और डिकम्पोजिंग फूड इन लैंडफिल्स प्रोड्यूसेस मीथेन। आप अगर डिकम्पोज कर रहे हो लैंडफिल्स में तो मीथेन जनरेट होगी, विच इज़ 25 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। प्लान मील्स टू अवॉइड थ्रोइंग अवे फूड, तो आपको खाना बाहर बहुत कम फेंकना चाहिए। लोअर मीट और डेयरी इंटेक, तो प्रोड्यूसिंग मीट रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर लैंड, वाटर एंड एनर्जी। ये आपको तीनों चीज़ें चाहिए होंगी। प्लांट बेस्ड फूड्स में ये सब आपको नहीं चाहिए होगा।
मीट फ्री मील्स रखो अपनी जितनी हो सकती है। कॉन्शियस कंजप्शन द 3 आवर्स, आपको बताया था सिंगल यूज प्लास्टिक को ना से बिल्कुल एकदम नो कह दो आज से। क्लोथ का बैग यूज़ करो, रीयूजेबल वाटर बॉटल्स का यूज़ करो। बाय लेस बाय बेटर, फास्ट फैशन को अवॉइड करो, ठीक है। चीप कपड़े आप फटाफट से पहन रहे हो, आप क्वालिटी आइटम्स में इन्वेस्ट करो जो लंबे समय तक चले, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो। रिसाइकल एंड कंपोस्ट, सो आपका जो ड्राई वेस्ट है वो अलग करो, जो आपका वेट वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, उसको अलग रखो। डिस्कस द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इंडिकेटर स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज या अम्ब्रेला स्पीशीज। तो सबसे पहले हम कीस्टोन स्पीशीज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है। सो अ कीस्टोन स्पीशीज इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज एसेंशियल फॉर द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, बहुत ज़रूरी है। इवन इफ देर आर नॉट मैनी ऑफ देम, देयर प्रेजेंस डिटरमाइंस विच अदर स्पीशीज कैन सर्वाइव इन दैट एरिया। तो कीस्टोन स्पीशीज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो चाहिए ही चाहिए हमें एनवायरनमेंट में बैलेंस के लिए। ये कैसे काम करते हैं, ये इंजीनियर्स की तरह काम करते हैं या पुलिसमैन की तरह। ये क्या करते हैं, दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अदर एनिमल और क्रिएट हैबिटेट्स दैट अदर नीड, दूसरों के लिए एक ये एनवायरनमेंट बनाते हैं रहने का। होगा क्या, अगर किसी कीस्टोन स्पीशीज को रिमूव कर दिया जाए, पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, एक चेन रिएक्शन आएगा और दूसरी स्पीशीज धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल द सी ऑटर जो ओशियन में है, तो ये ऑटर्स क्या करते हैं, ईट सी अर्चिन्स। इफ ऑटर्स आर रिमूव्ड द अर्चिन्स ईट अप ऑल द सीवीड, सारी सीवीड को वो खा जाएंगे। और जब सीवीड चली जाएगी तो जितनी भी फिश हैं और जो क्रीचर्स हैं जो कि रहते हैं उस सीवीड में, उनका घर चला जाएगा। तो ये कीस्टोन स्पीशीज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो चाहिए बैलेंस बनाने के लिए। फिर है दूसरा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज क्या है, अ वाइड रेंजिंग एनिमल दैट इज चूजन फॉर कंजर्वेशन बिकॉज इट्स प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली सेव्स मैनी अदर स्पीशीज। एक ऐसा एनिमल, वाइड रेंजिंग एनिमल, जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे भी बचे रहें। जैसे कैसे काम करता है, ये एनिमल्स क्या करते हैं, यूजुअली नीड अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड टू लिव, हंट एंड रिप्रोड्यूस। इनको चाहिए एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ ये रहेंगे, जहाँ ये शिकार करेंगे। और जब आप इनके बड़े बड़े घरों को प्रोटेक्ट करोगे तो हम और भी जो उसमें रह रहे होंगे उनका भी प्रोटेक्शन हो जाएगा एट द सेम टाइम। होगा क्या, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सेव 500 डिफरेंट स्मॉल इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स इंडिविजुअली, आप अलग 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 स्पीशीज को बचाने की जगह आप किसी एक अम्ब्रेला एनिमल को, एक को सेव कर दो जिससे कवर होके और अलग अलग भी सेव हो जाए उसी में। जैसे बंगाल टाइगर है, टू सेव अ टाइगर द गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट अ मैसिव जंगल, है ना। जंगल को भाई सेव कर, मतलब टाइगर बचाना है तो जंगल बचाओगे, और जंगल के अंदर आपको पता है बहुत सारे पक्षी हैं, इंसेक्ट हैं, ट्रीज हैं, तो भाई सिंपल सी बात है टाइगर भी वहीं रहेगा, तो उसकी वजह से वो भी बच जाएंगे। Provide a brief overview of the importance of international collaboration in addressing global environmental challenges. ग्लोबली जो चैलेंजेस आते हैं हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसमें क्या रोल होता है कि भाई इंपॉर्टेंस कितनी है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की। तो देखो होता क्या है, टू एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस कंट्रीज मस्ट वर्क टुगेदर, आपको साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर के लिए कोई कंट्रीज की बाउंड्री नहीं होती है। एयर पोल्यूशन एक देश से दूसरे देश चला जा सकता है, कार्बन एमिशंस हर जगह है, लेकिन क्लाइमेट भी हर जगह है। एनवायरमेंटल इश्यूज हैव नो बॉर्डर्स, एटमॉस्फेयर है, ग्रीन हाउस गैस तो भाई कहीं भी चली जाएगी ना पूरे प्लेनेट में। ओशियंस हैं, प्लास्टिक वेस्ट डालोगे तो भाई इंटरनेशनल वाटर पूरा खराब कर रहे हो ना, मरीन लाइफ खराब कर रहे हो आप। वाइल्ड लाइफ है, जो माइग्रेशन वाले बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो इधर से उधर चलते रहते हैं, तो प्रोटेक्टिंग देम इन वन कंट्री इज यूजलेस इफ दे आर हंटेड और लॉस देयर हैबिटेट इन अदर। आप एक जगह तो बचा रहे हो, दूसरी जगह मार रहे हो, तो ऐसे में कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। शेयरिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, तो हर देश के पास टूल्स भी नहीं होते एनवायरमेंटल डैमेज से लड़ने के। टेक्नोलॉजी दो, जो डेवलप देश हैं वो अपनी एडवांस ग्रीन टेक्नोलॉजी से, हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल हैं, कार्बन कैप्चर टूल्स हैं, वो दें छोटे छोटे देशों को। साइंटिफिक रिसर्च यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, ब्रिंग टुगेदर थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू प्रोवाइड अ सिंगल क्लियर पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। ये क्या है, रिसर्च करते हैं ये लोग, सबको बुलाते हैं, पूरे दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबको ये इकट्ठा करते हैं, सबको साथ में लेके उसके बाद रिसर्च करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वल्नरेबल नेशंस, तो बहुत सारे देश हैं दैट आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, लाइक एक छोटा सा आइलैंड नेशन है या डेवलपिंग कंट्री है अफ्रीका की,
और उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उस प्रॉब्लम में, उसने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी उसको अफेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करें, एग्रीमेंट होते हैं ऐसे, पैसे भेजो बड़े बड़े देश, कुछ मदद करो जिससे कि वो अपनी सी वॉल्स बनाए यार, उनका वो आइलैंड तो ना डूबे, क्लीन एनर्जी की तरफ वो जा सकें, जो डिजास्टर हो रहा है उससे वो रिकवर करें। सेटिंग ग्लोबल रूल्स, सो विदाउट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो एक देश माइट ट्राई टू सेव मनी बाय यूजिंग डर्टी एनर्जी, हो सकता है कोई पैसा बचाए, ठीक है, दूसरा वाला तो अपना क्लीन एनर्जी पे पैसा लगा रहा है, एक पैसा बचा रहा है, कह रहा है वो तो लगा रहा है मैं क्यों लगाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, फेयर कंपटीशन हो। कुछ ग्लोबल ट्रीटीज हैं जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, वो इंश्योर करता है कि जितने भी देश हैं वो टारगेट सेट करेंगे, इससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट्स कंपनीज फ्रॉम मूविंग देयर फैक्ट्री टू पोल्यूशन हावेंस वेयर एनवायरमेंटल लॉज आर वीक, ये नहीं है दूसरे देश में एनवायरमेंटल लॉ वीक है तो वहाँ कंपनी लगा दो चलो, ऐसा नहीं होगा। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेस, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोलेब्रेशन का। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एग्रीड टू स्टॉप यूजिंग केमिकल्स दैट वर डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर, सब ने बोला ठीक है हम नहीं यूज करेंगे, तो आज ओजोन लेयर हील हो रही है, ठीक है, हील भी हो रही है। मैनेजिंग ग्लोबल कॉमन्स, तो कुछ ग्लोबल कॉमन्स होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो सबके हैं, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा अंटार्कटिका है, तो अगर कोलेब्रेशन ना हो सकता है कि भाई हर कोई बोले कि मतलब वेयर एवरीवन टेक्स एज मच एज दे वांट अंटिल द रिसोर्सेज गोन, हर कोई अपना जितना ज़्यादा यूज़ करना है वो करेगा जब तक वो रिसोर्स ही ख़त्म ना हो जाए। कोलेब्रेशन से एक रूल क्रिएट हो जाएगा ना कि भाई हाउ मच फिश कैन बी कॉट, कितनी मछलियाँ आप पकड़ सकते हो, कितना वेस्ट आप डाल सकते हो, अगर कोई रोकने वाला बोलने वाला नहीं होगा तो कोई कुछ भी करता रहेगा ना भाई। डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, include examples and analyze how these protected areas contribute to preservation of unique ecosystem। तो आपको ये थोड़ा डिटेल में बताना है, इंडिया में क्या है, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या होता है, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, हर किसी का अपना अलग रोल होता है। तो सबसे पहले देखो नेशनल पार्क में क्या होता है, ये हाई इकोलॉजिकल वैल्यू वाली जगह होती है जहाँ पे पूरा इकोसिस्टम, प्लांट्स, एनिमल्स, लैंडस्केप सबको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं होती, ग्रेजिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री बिल्कुल मना होती है, टूरिज्म भी बहुत कम जगहों पे होता है। ये एक सेफ जगह होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, जो स्पीशीज खतरे में है वो यहाँ पे आराम से रह सकती है। एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क असम का बहुत फेमस है, वहाँ पे क्या है, एक सींग वाले राइनोसोरस को बचाया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, पहला नेशनल पार्क है जहाँ बंगाल के टाइगर को कंजर्व किया गया, बचाया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक एनिमल स्पीशीज और ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये क्या एक सेफ रिफ्यूजी है जहाँ पे एनिमल्स रह सकते हैं, इनको कोई कोई पकड़ेगा नहीं, ना कोई इनको शिकार करेगा। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम होती हैं एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क, थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ होती हैं, जैसे कि मान लो टिम्बर वगैरह ले जाना, थोड़े बहुत फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ले जाना अलाउड होते हैं जब तक एनिमल्स को हम नुकसान नहीं पहुँचा रहे। तो बेसिकली दे फोकस ऑन थ्रेटेंड स्पीशीज एंड एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड, यहाँ पे आप रह के ब्रीडिंग करवा सकते हो इन स्पीशीज की, उनका नंबर बढ़ाया जा सकता है, कोई खतरा नहीं होगा। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला के अंदर जो कि एशियन एलिफेंट्स को बचा रही है। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात के अंदर, द ओनली नेचुरल होम इन द वर्ल्ड फॉर द एशियाटिक लोयन। तो ये है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, ये थोड़े बड़े एरियाज होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल नेशनल पार्क एक ही उसमें एरिया में होते हैं और सेंचुरीज भी होती हैं। इनका काम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाना, दे एक्ट एज लिविंग लेबोरेटरीज टू शो हाउ ह्यूमंस कैन लिव इन हार्मनी विद नेचर। तो इसमें क्या होता है, जोन्स बनाए जाते हैं, कोर जोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, बफर जोन्स होते हैं जहाँ रिसर्च होती है, एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, लिमिटेड टूरिज्म चलता है, ट्रांजिशन जोन्स होते हैं सबसे बाहर का एरिया जहाँ लोकल लोग रहते भी हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं अच्छे से। इससे सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं बचती बट ऑल्सो द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, जो हमारा पुराने लोगों का लाइफस्टाइल था वो भी बचा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला में, कर्नाटका, प्रोटेक्ट द यूनिक नीलगिरी ताहार एंड डाइवर्स माउंटेन फॉरेस्ट। सुंदरबन है बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल का, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द रॉयल बंगाल टाइगर। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ना, ये एक सेफ्टी नेट है, एक तो ये एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं स्पीशीज़ को, एक आइसोलेटेड अलग से प्रोटेक्टेड एक जगह बन जाती है, टाइगर, लॉयन, राइनोज यहाँ रह सकते हैं। क्लाइमेट मिटिगेशन, बड़े फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं ना
वो क्या होता है, कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाती है। इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स, तो बहुत सारे इसमें जो एरियाज हैं वो लिंक्ड होते हैं, तो एनिमल्स दूर 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 तक जा सकते हैं खाना ढूंढने, ठीक है। एक जीन पूल हेल्दी रहता है, वो कहीं भी जाए घूमते फिरते। साइंटिफिक रिसर्च भी चलती रहती है, आप स्टडी करते रहो क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है, कैसे नेचर पे, मतलब आप डायरेक्टली देख सकते हो। Discuss the key initiatives and policies implemented to promote CNG usage. Analyze the challenges faced in the transition to CNG. Provide your opinions on electric vehicles being the future of urban mobility. CNG के ऊपर, EV के ऊपर आ सकता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इंडिया की स्ट्रेटेजी रही है एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए। दिल्ली मुंबई वगैरह में CNG को लाया गया था। एक ब्रिज फ्यूल है जो आपको डीजल से दूर करता है। अब इसको भी छोड़कर फोकस EV की तरफ ज़्यादा जा रहा है लोगों का। तो है क्या, देखो भाई, सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, यूज द मिक्स रेगुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू ड्राइव CNG एडॉप्टेशन। हुआ क्या, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो गवर्नमेंट है, expanded the CGD network to cover over 90% of India's population. This ensures the CNG stations are available not just in metros but also जो tier 2 और tier 3 cities हैं वहाँ पे भी CNG मिलनी चाहिए। और इन द अर्ली 2000 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो ये भी कहा था कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, दिल्ली के अंदर खासकर, वो CNG में ही चलेंगे। ये तो बहुत बड़ा एक वो था, मतलब ऑर्डर था। और हिस्टोरिकली गवर्नमेंट केप्ट द प्राइस ऑफ CNG सिग्निफिकेंटली लोअर। पेट्रोल डीजल से हमेशा CNG सस्ती रही है। एक इकोनॉमिक चीज़ है भाई, ठीक है, जिसको लंबा चलना है वो फिर CNG पे ही फोकस रहेगा। ग्रीन फ्यूल कॉरिडोर, सो डेवलपिंग हाईवेज विथ फ्रीक्वेंट CNG स्टेशन। लंबा हाईवे होगा और वहाँ बार बार CNG के स्टेशन होंगे, तो आप अच्छे से अपना डीजल वगैरह पे ना रहते हुए गैस पे चले जाओगे। चैलेंजेस इन द ट्रांजिशन, चैलेंजेस भी आए हैं, जैसे कवरेज बढ़ रही है लेकिन बहुत सारे एरियाज में आज भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं CNG की, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। परफॉर्मेंस की बात करें तो CNG सिलेंडर्स बहुत हैवी होते हैं और लगभग एक स्पेस कवर कर लेते हैं वो पीछे का पूरा। एडिशनली CNG इंजन्स ऑफन प्रोवाइड स्लाइटली लेस पावर, पिकअप भी बहुत कम होता है। प्राइस वोटेलिटी, रिसेंट ईयर में ग्लोबल गैस के प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं, सो जो प्राइस गैप है CNG और पेट्रोल का कभी कभी बहुत नैरो हो जाता है, तो ऐसे में फिर लोग फिर वापस पेट्रोल पे भग जाते हैं। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, इंडिया स्टिल इम्पोर्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आज भी हमारा बाहर से आ रहा है, तो यही है कि अगर बाहर कुछ डिसरप्ट हो जाए तो यहाँ पे भी रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। EV क्या हमारा एक फ्यूचर है, तो यस, CNG जो है वो सॉल्यूशन हमारा कल का था, पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो हमारा फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि CNG देखो क्लीन है डीजल से, बट इसमें भी कार्बन के कुछ एमिशन होते हैं, पर EV जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो टेल पाइप एमिशन, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें। क्राउडेड सिटीज़ जहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो वहाँ तो चाहिए ही चाहिए EV की गाड़ियाँ। एनर्जी एफिशिएंसी एंड रनिंग कॉस्ट, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बहुत एफिशिएंट होती है देन एन इंटरनल कंबशन इंजन, इससे बहुत अच्छी होती है। और जो कॉस्ट है ना पर किलोमीटर की फॉर एन EV इन इंडिया रफली है 1 से 1.5 किलोमीटर, और सॉरी 1 से 1.5 रुपये की। और आप अगर देखोगे ना 3 से 4 रुपये CNG में लगते हैं, 7 से 9 रुपये पेट्रोल से लगते हैं आपको 1 किलोमीटर के, तो देखो EV कितनी सस्ती पड़ रही है। मेंटेनेंस, EV में क्या होता है, कोई इंजन नहीं, कोई गियर बॉक्स नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इससे क्या है आपका मेंटेनेंस का पैसा भी बचता है। और एक साइलेंट रिवोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन भी तो एक पोल्यूशन है ना, EV से कोई आवाज़ ही नहीं आती। अब आपको डिफाइन करना है इसको, बायोलॉजिकल इन्वेजन, SDG, जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेक्रेड ग्रोव, या अर्थ समिट, या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो देखो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल इन्वेजन को देखते हैं। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, बाहर से कोई भी प्लांट की स्पीशीज आती है वो अपने वहाँ के नेचुरली जो प्लांट्स है उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे वाटर हयासिंथ जो एक प्लांट था, इसको लाया गया था इंडिया में, तो उसने आसपास के बाकी फिशेस वगैरह के लिए सनलाइट ब्लॉक कर दी और लेक्स वगैरह में नुकसान पहुंचा दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? SDG सारा कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स, 17 गोल्स जो सबको करने हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में गोल्स बनाए थे। सो एक यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन, दुनिया में सबको बोला जा रहा है ये काम करना है, गरीबी हटानी है, प्लेनेट को बचाना है, और शांति से हर कोई रहे 2030 तक, और साफ पानी सबको मिले, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट पे काम करना है, एजुकेशन सबको अच्छी देनी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये क्या है? देखो भाई, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी विद इन वन सिंगल फैमिली ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑल डॉग्स आर द सेम स्पीशीज बट दे लुक डिफरेंट। यानी कि आप अगर देखोगे जो कुत्ते हैं वो अलग अलग दिखते हैं क्योंकि उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग है,
ठीक है, कोई कुत्ता कैसा होगा, कोई कैसा होगा। गोल्डन रिट्रीवर अलग होता है, पग अलग दिखता है। लेब्राडोर अलग दिखता है, ठीक है। जर्मन शेफर्ड अलग दिखता है। इंडिया में भी 1000 से ज़्यादा अलग अलग मैंगो मिल जाएंगे आपके, ये भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। लंगड़ा आम और पता नहीं दशहरी आम, कौन कौन सा आम होता है। सेक्रेड ग्रोव क्या होता है भाई? सेक्रेड ग्रोव यानी कि एक जंगल का ऐसा एरिया जो बहुत प्रोटेक्टेड है, पवित्र माना जाता है। वहाँ खुद भगवान निवास करते हैं, कांतारा मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है, देव रहते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल यही है सेक्रेड ग्रोव का कॉन्सेप्ट। अर्थ समिट क्या है? ये एक मीटिंग थी हमारे अर्थ को बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में, जहाँ पे 1992 में सारे देश आए थे, लगभग इतने सारे एनजीओ एमएनसी सब आए थे कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है साथ मिलके। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि एक जियोग्राफिकल रीजन, मान लो एक एरिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत अलग अलग यूनिक अलग आपको स्पीशीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, बट इज ऑल्सो अंडर अ हाई थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। होता क्या है, टू क्वालिफाई एज अ हॉटस्पॉट अ रीजन मस्ट हैव lost at least 70% of its original habitat and India has 4 such hotspots। तो इंडिया में ऐसे हॉटस्पॉट्स आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, हिमालयाज में मिलेंगे, ठीक है, जो एक्सट्रीमली रिच होते हैं यूनिक स्पीशीज में, लेकिन इसकी एक ये क्राइटेरिया भी है। शॉर्ट नोट है अब आपका, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लैगशिप स्पीशीज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, या रोल प्लेड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो देखें इसमें सबसे पहले नेशनल जो आपका एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज को लेके, इस पे शॉर्ट नोट अगर आता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। 2008 में इस प्लान को लॉन्च किया गया था, इंडिया का मास्टर प्लान है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। वाइल कंटिन्यूइंग नेशनल ग्रोथ, इट इज़ बिल्ट ऑन 8 कोर मिशंस, 8 मिशंस हैं। पहला मिशन है नेशनल सोलर मिशन, यानी कि सोलर एनर्जी में इंडिया को आगे बढ़ाना है। दूसरा है नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि एनर्जी बचानी है। तीसरा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, यानी कि एम्स टू मेक सिटीज़ ग्रीन, आपको ग्रीन सिटीज़ बनानी है, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का मैनेजमेंट सही से करना है। फिर है नेशनल वाटर मिशन, पानी बचाना है, पानी की यूज़ को एफिशिएंट करना है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जो ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करो, हिमालयास को प्रोटेक्ट करो। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, यानी कि फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, पेड़ ज़्यादा लगाने हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि फार्मर्स को अडेप्ट करना पड़ेगा जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, या फिर क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को उगाना, ऐसा उनको करवाना। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका फोकस है रिसर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा शेयर करो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लैगशिप स्पीशीज, तो फ्लैगशिप स्पीशीज क्या है, एक फेमस और एक कैरिज्मेटिक एनिमल होता है, चूजन टू एक्ट एज एन आइकन, एक अम्बेसडर, मान लो किसी भी जगह का एक अम्बेसडर है, होगा क्या, इट इज़ ईजियर टू गेट द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट टू डोनेट मनी और पास लॉस फॉर अ क्यूट और माइटी एनिमल लाइक अ जाइंट पांडा और टाइगर देन अ रेयर इंसेक्ट। देखो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए ना कोई पैसे दान नहीं देता, पर वहीं एक क्यूटी सा एक कोई बड़ा पांडा होगा, बना इसको बचाना है तो और कोई पैसे देगा, इन टाइगर को बचाना है तो पैसे देगा। सो अम्ब्रेला इफेक्ट आ जाता है, वो पीछे मैंने आपको बता दिया। सो ये जो एनिमल्स है ना, ये हेल्प टीच पीपल अबाउट कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन अ वे दैट इज ईजी टू केयर अबाउट। फॉर एग्जाम्पल बंगाल का टाइगर है, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द हेल्थ ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहता है। जाइंट पांडा है, ये ग्लोबल सिंबल है द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, ठीक है, इसके ऊपर बहुत लोग डोनेशन देते हैं। पोलर बियर है, ये भी एक फेस है, कैंपेन चलती है ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट, मेल्टिंग जो हो रही है ग्लेशियर्स की, उसमें इसी कोई फोटो लगाया जाता है पोलर बियर का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एनजीटी का क्या रोल है, देखो इसमें क्या है, एनजीटी एक एनवायरनमेंट की कोर्ट होती है, 2010 में बनाई गई थी। ये तेजी से डिसीजन लेती है, जस्टिस करवाती है एनवायरनमेंट के मुद्दों पर 6 महीनों के अंदर अंदर। इसमें लीगल जज भी होते हैं, एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट भी होते हैं, पॉल्यूशन इश्यूज को जो जानते हैं। सुओ मोटो पावर, एनजीटी कैन टेक अप अ केस ऑन इट्स ओन इफ इट सीज एनवायरमेंटल डैमेज, और खुद भी ये केस बना सकती है अगर कोई कंप्लेंट नहीं भी आती। और इट इन्फोर्सेस द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, तो ये इससे कनेक्टेड है। एनजीटी हैज़ पास्ड मेजर ऑर्डर्स टू क्लीन द गंगा रिवर, गंगा साफ करने के लिए एनजीटी ने कई ऑर्डर निकाले हैं। एंड बैन 10 ईयर ओल्ड डीजल व्हीकल्स, दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को बैन किया है, एनजीटी नहीं किया है। एसिड रेन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एसिड रेन क्या है, एक रेनफॉल है जो कि होती है जब वो हमारी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना, एसिडिक हो जाती है हवा,
तो जब नॉर्मल रेन आएगी ना वो थोड़ी एसिडिक हो जाएगी, उसमें हार्मफुल एसिड्स बहुत ज़्यादा होंगे। और होता क्या है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, कोयला वगैरह हो गया, ठीक है, जब कोयला वगैरह को हम ज़्यादा जलाते हैं तो होता क्या है, और पेट्रोल को ज़्यादा अगर हम जलाते हैं तो दो गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये भी जाके ऊपर मिल जाते हैं। तो रिएक्शन क्या आता है, ये गैसेस क्या करती हैं, राइज इनटू द स्काई एंड मिक्स विद वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये जाके मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनवा देती हैं, और यही जब नीचे गिरता है ना तो यही हमारा एसिड रेन बन के गिरता है। और जो हमारी जितनी लेक हैं, रिवर हैं, वो एसिडिक हो जाती हैं, इससे मछलियाँ बहुत सारी मर जाती हैं, फॉरेस्ट में पत्तियाँ वगैरह ख़राब हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं मिट्टी के वजह से, पेड़ पौधे नहीं उग पाते। और जो स्टोन और मेटल है ना, एसिडिक रेन से, जैसे ताजमहल है ना येलो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड रेन से हो रहा है। सो ब्रेथिंग द टाइनी पार्टिकल्स जो कि एसिड रेन से आते हैं वो भी हमें लंग प्रॉब्लम्स वगैरह भी कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है भाई, देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका, एक सेकंड रुको। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 1987 में ये किया गया था अर्थ की ओजोन लेयर को बचाने के लिए, बहुत सक्सेसफुल रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि साइंटिस्ट को दिखा कि एक होल हो रहा है ओजोन लेयर में, जो एक शील्ड की तरह काम करती है, यूवी रेस को बचाती है। हमारे केमिकल्स जो हम छोड़ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे फ्रिज से, एसी से, स्प्रे से निकल रहा है, तो उससे ही हमारी ये ओजोन लेयर है ख़राब हो रही है। तो गोल था हर देश जो है ना वो उस पर साइन करेगा, और हमें क्या करना है, ऐसे केमिकल्स को कम से कम निकालना है। तो सक्सेस क्या हुआ कि ओजोन लेयर आज की डेट में हील कर रही है, क्योंकि देशों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करना कम कर दिया है, और ओजोन लेयर अब धीरे धीरे फिक्स कर रही है। माना जा रहा है 2050 तक पूरी फिक्स हो जाएगी। और जब आप ओजोन शील्ड को फिक्स करोगे, सो द ट्रीटी हैज सेव्ड मिलियंस ऑफ पीपल, क्योंकि स्किन कैंसर हो सकता था, आंखों में दिक्कत हो सकती थी अगर ये ना रोकते। और क्लाइमेट भी तो सही हो जाएगा ना इससे। मैनी ऑफ द केमिकल्स जो आप बैन कर रहे हो, ये ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं, यहाँ से निकलती हैं, तो इससे क्या है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग में भी ये असरदार होगा। सो एक यूनिटी भी दिखेगी। ये यूनो की ऐसी ट्रीटी है जो हर देश ने साइन करी थी भाई, ठीक है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, इंडिया में क्या असर पड़ता है। देखो इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर हमारे लिए एक जुआ है, मॉनसून, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, 50% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंड है इंडिया की। क्लाइमेट चेंज से सीधा उनको खतरा हो जाता है इनकी इकॉनमी पे। मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, इंडिया का जो मॉनसून है वो अब अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। अब एक स्टेडी रेन नहीं होती 4 महीने तक, अब हम देखते हैं कभी तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल आ जाती है, कभी कभी तो बिल्कुल कम। सो इससे क्या होता है, कभी बाढ़ आ जाती है, पूरी क्रॉप्स बह के चली जाती है, कभी कभी भाई एकदम सूखा पड़ जाता है। तो फार्मर्स को समझ ही नहीं आता कैसे प्लान करें, कैसे क्या करें। डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड, हो क्या रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सीधा सीधा प्लांट्स की ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा है इसका। फॉर एग्जांपल वीट बहुत सेंसिटिव है अगर ज़्यादा हीट हो जाए ड्यूरिंग इट्स मिल्किंग स्टेज, जब ग्रेन बन रहे होते हैं। सो इवन 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री का भी राइज हो गया टेम्परेचर में तो भाई इसके प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हाई टेम्परेचर होगा तो बहुत जल्दी क्रॉप्स मैच्योर हो जाएंगी। इससे क्या होगा, लीडिंग टू स्मॉलर ग्रेन्स एंड लोअर ओवरऑल वेट, तो बहुत ही कम ग्रेन्स उसमें से हो पाएंगे। मेल्टिंग हिमालयन ग्लेशियर्स, जो हमारी नदियाँ हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द हिमालयाज, ये स्नो इसमें आ रही है। इनिशियली जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं इनसे बाढ़ भी आ सकती थी, हावेवर लंबे समय में दीज रिवर्स विल हैव लेस वाटर ड्यूरिंग द समर मंथ, आने वाले समय में यही होगा, पानी कम हो जाएगा इनका, और इससे क्या होगा, पानी की क्राइसिस आ जाएंगी, ठीक है, पंजाब हरियाणा और यूपी में। increased pest and disease, warmer and more humid weather is perfect for the growth of pest and fungi, फंगस और जो पेस्ट कीड़े मकोड़े ये गर्म वेदर में ज़्यादा अपना ग्रोथ कर पाते हैं। तो हम देख रहे हैं इंसेक्ट्स जैसे लोकस्ट अटैक होता है कभी कभी राजस्थान गुजरात में, आपने देखा होगा। तो ये क्यों हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है। तो फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स पे पैसा लग रहा है। सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, एक तो सॉइल इरोजन हो रहा है, हैवी रेन हो जाती है, कभी कभी बिना मौसम बारिश हो जाती है तो मिट्टी की टॉप लेयर पूरी ख़राब हो जाती है। सैलिनिटी हो रही है, जैसे जैसे सी लेवल बढ़ रहा है सॉल्ट वाटर जो है वो खेतों में घुस रहा है, उड़ीसा वगैरह में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में। तो इससे पानी जो है आपका वो सैलिनेशन हो रहा है, नमक वाला पानी जाके मिल रहा है।
और एग्रीकल्चर इन इंडिया इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग बोथ ऑफ विच आर सफरिंग। हो क्या रहा है, जब हीट वेव ज़्यादा हो रही है तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है गाय वगैरह में, बफेलो में, और उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं। फिशरीज़ की बात करें तो ओशियन का टेम्परेचर बढ़ने से क्या है कि जो हमारी मछलियां हैं ना वो इंडियन कोस्ट से हटकर ठंडी जगहों पर दूर दूर तक अलग अलग जा रही हैं, तो ये भी गलत है। एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड देयर सेलिएंट फीचर्स। तो इसके लेवल्स देख लेते हैं क्या है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी, कितनी भाई वैरायटी है, आप थोड़े थोड़े जगहों पे आपको अलग अलग स्पीशीज दिख रही हैं, ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, ठीक है। आपको देखना है कि इसके कैसे लेवल्स हैं। तो पहली तो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि इसमें क्या है, आपके डीएनए में जो भी वेरिएशंस आ रही हैं एक सिंगल स्पीशीज में, जैसे कुत्ता मैंने आपको बताया था अलग अलग तरीके के होते हैं। और फिर है सेलिएंट फीचर्स, होता क्या है इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी में, इट अलाउज अ स्पीशीज टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंज सच एज न्यू डिजीज और क्लाइमेट शिफ्ट। अगर क्लाइमेट बदल रहा है, कोई बीमारी आ रही है तो इसको अडेप्ट करेंगे। और हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उससे क्या होगा, एटलीस्ट सम इंडिविजुअल्स विल सर्वाइव। अगर एनवायरनमेंट बदलेगा भी ना तो थोड़े बहुत तो बचेंगे उसमें से। जैसे इंडिया हैज़ ओवर 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, है ना, अलग अलग चावल के प्रकार हैं, और 1000 से ज़्यादा मैंगो के प्रकार हैं। सेम स्पीशीज से हैं लेकिन साइज, टेस्ट अलग है और रेजिस्टेंस अलग है पेस्ट को लेके। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बहुत कॉमन लेवल है ये। इसका मतलब है वैरायटी ऑफ स्पीशीज फाउंड विद इन अ स्पेसिफिक रीजन, इस एरिया में कितने स्पीशीज हैं। इसमें क्या है कि स्पीशीज रिचनेस, एक तो इसमें होगा टोटल कितने अलग अलग हैं इसमें। स्पीशीज इवननेस, यानी कि दिस मेजर्स हाउ इक्वल द पॉपुलेशन साइजेस ऑफ ईच स्पीशीज आर। हर स्पीशीज की पॉपुलेशन कितनी कितनी है, ठीक है। हो सकता है कि किसी किसी की ज़्यादा हो, है ना, पॉपुलेशन किसी की कम हो। एग्जाम्पल जो इंडिया के वेस्टर्न घाट है वहाँ पे क्या है, ज़्यादा डाइवर्सिटी है एम्फीबियन स्पीशीज़ की, जैसे फ्रॉग है गए, टोड है गए, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स में इतनी नहीं है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये तीसरा लेवल है। इसका मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन लार्ज एरिया, एक पूरे बड़े एरिया में, ठीक है। इसमें क्या निशे वैरायटी है, अलग अलग इकोसिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट निशेस और रोल्स फॉर ऑर्गेनिज्म टू प्ले। जैसा इकोसिस्टम होगा वैसा ही वहाँ के ऑर्गेनिज्म का रोल होगा, वैरायटी होगी, ठीक है, डिपेंड करेगा कैसा इकोसिस्टम है। लैंडस्केप वैरायटी, यानी कि इट इंक्लूड्स द वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम अलग है, रेन फॉरेस्ट का अलग है, मैंग्रोव्स का अलग है, कोरल रीफ्स का अलग है। जैसे इंडिया में क्या होता है, वेरी हाई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, हमारे यहाँ रेन फॉरेस्ट भी है, हमारे यहाँ पे मैंग्रोव्स भी हैं, हमारे यहाँ कोरल रीफ्स भी हैं, तो अलग अलग डाइवर्सिटी मिल जाएगी आपको। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। हमें क्या क्या ऐसा रोल है जो हम बता सकते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं बचाने के लिए चल रही हैं। एक तो सेक्रेड ग्रोव्स, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, वही कांतारा वाला याद रखना जो मैंने आपको बताया था कि भाई हमें कुछ जगहों को होली मान लिया जाता है जहाँ पे पेड़ वेड़ काटना मना होता है। फिर ऐसे में क्या होगा कि अच्छी खासी जो आपकी स्पीशीज़ हैं वो बच जाएंगी। और एक माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेटर, छोटी सी ही चाहे बेशक क्यों ना हो, पर एक छोटा सा भी इनका कंट्रीब्यूशन तो होगा। इंडिया में देयर आर ओवर 1 लाख रिकॉर्डेड सेक्रेड ग्रोव्स, जैसे केरला में कवू नाम से हैं, राजस्थान में ओरन नाम से इनको जाना जाता है। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज क्या है, यानी कि नॉलेज एंड स्किल्स अबाउट नेचर, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है जनरेशन टू जनरेशन, क्या एक्सपीरियंस रहा है। यानी कि मॉडर्न साइंस स्टडी करती है नेचर को अलग अलग पार्ट्स में, एक टाइम पे एक चीज़ पढ़ती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है ना नेचर की, वो पूरे सिस्टम को समझती है। जैसे फायर मैनेजमेंट है, तो जो पुराने पुराने लोग होते थे ऑस्ट्रेलियंस, वो क्या करते थे, यूज द मेथड कॉल्ड कूल बर्निंग, यानी कि दे बर्न लैंड स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे जलाते थे। इससे क्या होता था, बड़ी वाइल्ड फायर नहीं लगती थी और नए नए प्लांट्स भी ग्रो होते रहते थे और एनिमल्स को अपना घर भी मिल जाता था, तो सेफ रहता था। स्पीशीज मॉनिटरिंग, जो लोकल हंटर होते थे, फिशर्स होते थे, उनको नेचर के बारे में बहुत अच्छे से पता था, वो ऑब्जर्व करते थे। दे नो कब एनिमल्स माइग्रेट करेंगे, उनको पता था एनिमल का बिहेवियर क्या होगा, और उनकी नॉलेज जो थी बहुत डिटेल्ड होती थी। सो इससे क्या होता था, बेटर प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट होता था एनिमल्स का। कल्चरल टैबूज एंड टोटेम्स, तो मैनी कल्चर्स, अलग अलग कल्चर में माना जाता है नेचर हमारे फैमिली का पार्ट है, और दे यूज टोटेम्स, यानी कि
स्पेशल कुछ एनिमल और प्लांट्स टू शो देयर रिलेशनशिप। जैसे टोटेम क्या होता है, मान लो कोई एनिमल है या प्लांट है जो कोई मानता है हमारी फैमिली से रिलेटेड है, माना जाता है हमारा रिलेटिव है, ये हमारा प्रोटेक्टर है। तो जैसे कि अगर कोई एनिमल है, मान लो सी टर्टल है, फ्रूट बैट है, टाइगर है, ये आपका टोटम है, तो आप उसको मार नहीं सकते। जैसे बिश्नोईज में क्या होता है ना, वो जो ब्लैक बक वाला सीन था आपको पता होगा, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्लोज है उनके दिल के। अगर उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो छोड़ेंगे नहीं भाई किसी को, चाहे वो सलमान खान हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो छोड़ेंगे नहीं फिर उसको। और ऐसा ही होता है एक टोटेम का मतलब कि आप अलाउड नहीं हो, आप उसको बचाओगे, ठीक है। और ये बिना कानून के हो रहा है, वो अपने दिल से करते हैं ये काम एनिमल्स को बचाने का, ठीक है। सीजनल क्लोजर्स, तो जो पैसिफिक आइलैंड कल्चर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे टाबू और सासी इन इंडोनेशिया मीन्स टेम्पररी बैन, टेम्पररी बैन लगा दिया। फिशिंग इज स्टॉप्ड इन सर्टेन एरियाज फॉर सम टाइम, कुछ जगहों पर फिशिंग को रोक दिया, या फिर फिशों को, मछलियों को टाइम मिल जाएगा ग्रो होने का। सो क्या होगा, मछलियाँ बढ़ जाएंगी, फिशिंग सस्टेनेबल हो जाएगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लैंडस्केप, यानी कि ट्रेडिशनल फार्मिंग करो नेचर के साथ मिलके, ना कि नेचर के अगेंस्ट। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट फार्मिंग कर लो, अमेजोन में होती है, इंडिजीनियस लोग करते हैं, ठीक है। और लगता है थोड़ा वाइल्ड और जंगली सा, लेकिन प्लानिंग के साथ करते हैं वो, इससे मिट्टी हेल्दी रहती है और अलग अलग प्लांट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं टाइप के, और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता और खाना भी मिलता है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ होती थी वो पानी बचाती थी। जैसे अफ्रीका की जाई पिट्स हैं, छोटे छोटे होल बना दिए बारिश का पानी बचाने के लिए, जोहड़ बनाए जाते हैं, छोटे पॉन्ड वगैरह बारिश का पानी बचाने के लिए। तो इससे रिचार्ज होता रहेगा ग्राउंड वाटर, मिट्टी खराब होने से बचेगी। और हेल्प फार्मिंग इन ड्राई एरिया, सूखे एरियाज पे आप फार्मिंग कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।